भाई पांडव और कौरव ये दोनों दल किस वंश से थे? तो कुरु वंश से संबंधित था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा कल हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया था और चैप्टर नंबर 3 में हमने यहां तक पढ़ लिया था कि जो दोनों दल थे यानी भाई पांडव और कौरव ये दोनों दल किस वंश से थे? तो कुरु वंश से संबंधित था। और जो महाभारत का बैटल हुआ था, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें विजयी कौन हुआ था? तो उसमें विजयी हुए थे पांडव। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग, मैंने यहीं से आगे करा रहा हूं कि पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। ठीक है, यहां से आगे ही है कि जो पितृवंशता के प्रति झुकाव था वो शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी, यानी कोई अलग ऐसी खास बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि बेटा जो ऋग्वेद है भाई, चारों वेदों में 4 वेद कौन कौन से हैं भाई? जल्दी से बताइएगा मुझे। ऋग्वेद, अथर्ववेद और ऋजुवेद, और चौथा बेटा जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। ओके, तो ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो पितृवंशता है उसके प्रति झुकाव किसका रहा करता था? उस शासक का रहा करता था। यानी मोटा मोटी बात ऐसे समझ लीजिए आप कि जो राजा का पुत्र है, बात समझ रहे हो, जो राजा का पुत्र है वही अगला शासक बनेगा, अर्थात इसी को बोलते हैं पितृवंशता। जो पिता के बाद पुत्र उस सिंहासन को संभाले। लेकिन इसमें यह बात याद रखना भाई, लड़की का कोई वर्णन नहीं है, अर्थात उसकी पुत्री का कोई भी वर्णन हमें नहीं मिलता है कि पुत्री के द्वारा भी क्या काम किया जा रहा हो, उस राज्य को या फिर उस स्टेट को आगे वो चलाए। नहीं जी, सिर्फ व सिर्फ हमें किसका मिलता है बेटा? तो हमें मिलता है लड़कों का, अर्थात जो शासक हुआ करते थे उनके जो पुत्र थे उनके द्वारा शासन को आगे चलाए जाना। ठीक है तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वेद में भाई पितृवंशता के प्रति झुकाव था या नहीं था? तो यस, बिल्कुल था। दूसरा क्वेश्चन इसी के हिसाब से यह पूछ लिया जाएगा कि सबसे पुराना यानी चारों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा वेद है ऋग्वेद। इसकी रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी 1500 BCE से लेकर 1000 BCE के बीच में, अर्थात आज से लगभग अगर मैं बात करूं तो 3-3.5 वर्ष पहले, अर्थात 3000 या 3500 वर्ष पहले। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन और किस प्रकार पूछा जा सकता है? तो दूसरा क्वेश्चन एक और प्रकार पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ, याद रखिएगा, भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो यह भी कंसीडर किया जाता है ऋग्वेद को। ओके, बात समझ में आई। डेट भी मैंने बता दी, 1500 BCE से लेकर 1000 BCE के बीच में इसकी रचना हुई है। आगे पढ़ते हैं। तो पितृवंशता के लिए धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखा करते थे, अर्थात जो पितृवंशता के लिए जो धनी वर्ग था, अर्थात जो राजा वाला वर्ग हुआ करता था। अच्छे से समझ में आ रही है ना? एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। अरे बेटा, जब आप एक शेयर करोगे ना, आपका एक शेयर हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम उन स्टूडेंट तक रीच पहुंचा सके, उस स्टूडेंट तक हम पहुंच सके जो भी बच्चा गांव देहात में है और वो क्या करना चाहता है, वो भी भाई उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी जैसे JNU, AMU, DU जैसी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे वो भी पढ़ना चाहता है, तो उन तक पहुंचाएं। और CUET जैसे ही आपकी 12th क्लास क्लियर हो तो हम लोगों से जुड़ जाएं बेटा। आपको एक एक चीज पता है कि कब से फॉर्म भरने हैं, कब से क्या करना है। अगर नहीं भी पता है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एकदम अच्छे से सारी की सारे नोटिफिकेशन फिर आपके पास जाएंगे। और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि ऑल वाले पे, ठीक है, ऑल वाले पे घंटा जैसे कर आता है उसको दबा देना, तो सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले वीडियो कहां जाएगी? तो वो आपके पास जाएगी। चलिएगा आगे क्या है? तो आगे है विवाह के नियम। भाई मैरिजेस किस तरीके से होती थी, उनके रूल्स क्या क्या थे। अब यहां तक बात समझ में आ गई आपकी। चलिएगा, जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए कौन
तो पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग नजरिए से देखा जाता था। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब यह है कि पुत्र को किस लिए देखा जा रहा है। आज भी भारतीय समाज में यह दृष्टिकोण रखा जाता है कि भाई अगर पुत्र होगा तो पुत्र क्या काम करेगा, पुत्र हमारे वंश को आगे चलाएगा। ये मतलब ठीक है, अपनी अपनी एक मान्यता है, अपने अपने विचार है, लेकिन वहीं पुत्रियों को क्या है, पुत्रियों के साथ यह है कि जब पुत्री बड़ी हो जाएगी, विवाह योग्य हो जाएगी, अर्थात जब इसका विवाह हम कर देंगे तो ये पराये घर चली जाएगी। पराये घर का मतलब है जो इसके साथ शादी करेगा वो उसको रखेगा। यहां तक बात क्लियर हुई। आज भी यही होता है, हमारे तुम्हारे घरों में भी यही देखने को हमें मिलता है। एक और चीज होती है, जिस टाइम पे हम पुत्री का विवाह करते हैं तो बेटा सबसे महत्वपूर्ण काम एक होता है जिसे हम कहते हैं कन्यादान, अर्थात जो कन्या को दिया हुआ दान है। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, पहले कन्याओं को कुछ भूमि हो सकता है, आपको कहीं कहीं जो इंस्क्रिप्शंस है ऐसे मिल जाएंगे कि कहीं कहीं पर कन्यादान में भूमि दी जाती थी, अर्थात या फिर कुछ गाय दी जाती थी, अर्थात उसके बाद कुछ गोल्ड यानी सोना भी दिए जाते थे, हीरे जवाहरात, हाथी वगैरह, घोड़ा वगैरह, ये सारी चीज कन्या को दान किया करते थे। इसी को हम कन्यादान बोलते हैं। और ये कौन किया करता था, ये उसका पिता, अर्थात जो पुत्री है उसका पिता ये सारी चीजें दान किया करता था। आगे दोबारा से समझिएगा, विवाह के नियम क्या क्या है कि जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग नजरिए से देखा जाता था। अर्थात कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का क्या महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। क्वेश्चन यहीं से बनकर आ रहा है आपके पास। माफी चाहूंगा, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। तो कन्यादान अर्थात विवाह में किया हुआ दान, मेरी बात को समझो, कन्या की भेंट को पिता का क्या महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। अब आपसे क्वेश्चन हटके ये पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर अपनी बीवी से झगड़ा करके आया है ना तो क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है ना, ये डिपेंड करता है कि वो झगड़ा करके आया है या नहीं, यानी अर्थात वो आने से पहले उसको खाना बना के दे दिया जाता है या नहीं। बात समझ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि जो कन्यादान है वो किसके लिए महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। तो एक ही है, भाई, पिता, माता, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो याद रखिएगा, जो कन्यादान है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है पिता के लिए, और वो उसका क्या है, धार्मिक कर्तव्य है। ठीक, ओके। मनु स्मृति याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछने लगे कि भाई आपकी सबसे पुरानी अर्थात जो मनु स्मृति है उसमें भी ये चीजें लिखी हुई हैं, क्या है कि मनु स्मृति जिसका संकलन लगभग कब से लेकर कब तक हुआ है, ये भी डेट याद रखना। अरे पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छो, एक एक लाइन इतने अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट इतने अच्छे तरीके से क्लियर करता जा रहा हूं आपका कि आपको क्वेश्चन पुटअप करने की ही जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी कोई भी चीज अगर आपका बोलता ना इत्तूसा भी समझ में ना आए, है ना, अगर छोटे से छोटा भी पॉइंट आपकी समझ में ना आए, कमेंट जरूर करिएगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक। तो मनु स्मृति याद रखिएगा, इसका रचना काल कब से कब तक हुई है। तो मनु स्मृति को लिखा गया है 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच, अर्थात 200 BCE से लेकर कब तक बेटा, तो 200 CE तक। कब तक, 200 CE तक हुआ है। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार को अपनी स्वीकृति देते हैं। पहली बात आपको याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के कितने नियम बताए गए हैं। कितने नियम बताए गए हैं, तो विवाह के 8 नियम बताए गए हैं, ठीक है। जिनमें से क्या है, इनमें पहले 4 को उच्चतम मानते हैं, यानी पहले जो 4 है वो अच्छे माने जाते हैं, और बाकी 4 प्रकारों को नंदित यानी अर्थात बेकार माना गया है। पहले 4 उत्तम, दूसरे 4 नंदित, यानी इनको बेकार माना गया है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, ये विवाह पद्धति उन लोगों में प्रचलित थी, कौन सी, जो बाद के 4 नियम है वो कौन में, जो कि
जो कि ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे, अर्थात जिनको ब्राह्मणीय, भाई होता क्या था, आज भी हम लोग जब हमारे तुम्हारे यहां शादियां होती हैं तो कौन आते हैं शादी कराने के लिए, भाई एक ब्राह्मण होता है, कहीं कहीं पर दो ब्राह्मण भी होते हैं, एक लड़की पक्ष से एक लड़का पक्ष से, है ना। देखा होगा आपने, अगर कभी कहीं पे भी जब विवाह हो तो देख लेना, अगर ना देखा हो आप लोग, हो सकता है सो जाते होंगे उस टाइम पे, है ना। फेरे वेरे जब होते हैं ना, देखा है कभी? चलिए कोई बात नहीं, तुम लोग खुद करोगे ना शादी तब पता चल जाएगा सब कुछ एकदम, है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। अब मैं आपको बता रहा था कि जो 4 नियम है, पहले 4 नियम है वो बेटा उच्चतम माने गए हैं, और पिछले जो 4 नियम है वो किसके द्वारा, वो ब्राह्मणों के द्वारा नंदित माने गए हैं। और ये लोग जो 4 पिछले नियमों को मानते थे वो क्या है कि ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार किया करते थे। चलिएगा बेटा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि कॉपी पेन ले लीजिए, और कॉपी पेन लेकर जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, लिख रहा हूं यहां पे, वैसे वैसे आप इसको अपनी कॉपी में भाई उतारते जाइए। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, जिस टाइम पर आप ये नोट्सों को एक बार खोलकर ऐसे करके रिवाइज करेंगे ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा भाई 20 से 25 दिन में आप एकदम इनको उड़ा दोगे, एकदम रट डालोगे कि क्वेश्चन कहीं से और कैसे भी दे दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, तो स्त्री का गोत्र, यानी जब वो विवाह किया करती थी तो स्त्री कौन से गोत्र, जैसे कि आज भी होता है कि मान लीजिए मेरी सिस्टर है ना, तो हम लोग जैसे अपने, हमारा गोत्र है पाठक, भारद्वाज पाठक, ऐसे करके समझिएगा आप। तो जब मेरी सिस्टर किसी के यहां पर शादी करके जाने वाली है, तो अपने गोत्र जो कि वो आज मतलब आज तक पाठक लगाती थी अपने पीछे, अब वो क्या होगा, जो उसका हस्बैंड है, ठीक है, जो उसका हस्बैंड है वो उसके गोत्र के नाम से जानी जाती है ना। जैसे आपने सुना होगा मिसेस वर्मा, मिसेस शर्मा, मिसेस ये मिसेस वो, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो आगे क्या है कि गोत्रों के 2 नियम बहुत महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर किसका, तो पति का गोत्र ग्रहण करना पड़ता था या मानना पड़ता था, तथा एक ही गोत्र के सदस्य, याद रखिएगा, आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। ये क्वेश्चन आपसे 110% पूछ लिया जाएगा। लो जी, स्टार मार्क बना दिया भाई ने तुम्हारे ने, है ना। दोबारा से समझ लीजिए एक चीज कि गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। नंबर 1 नियम कौन सा है, नंबर 1 नियम है कि जो विवाह के पश्चात जो स्त्री है, अर्थात जो बेटी है, वो पिता का गोत्र अपने स्थान पर नहीं लगाएगी, वो किसका गोत्र ग्रहण करेगी, उसको गोत्र ग्रहण करना पड़ेगा अपने पति का। नंबर 2 क्या है कि एक ही गोत्र के, भाई जैसे कि मान लीजिए मेरा भी जो गोत्र है और लड़की का भी सेम गोत्र है, तो उन गोत्रों में शादी आज भी अगर हम देखें तो बहुत कम हो पाती है, अर्थात तो करते ही नहीं है, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी समुदाय हो। ठीक है, यहां तक अगर मैं बात करूं हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार। बात समझ में आई, क्लियर हुए हैं, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विषमताएं, अब देखेंगे कि भाई सामाजिक व्यवस्था विषमताएं क्या थी। नंबर 1 वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। राइट डाउन कीजिएगा जब तक। चलिए, तो अब देखेंगे हम कि जो भाई सोशल विषमताएं क्या थी, यानी जो हमारे जीवन में जब हम जीते हैं तो हम प्रत्येक आदमी को लगा लीजिए, प्रत्येक इंसान को लगा लीजिए, जो समाज बनता है, समाज किसके थ्रू बनता है बेटा, समाज बनता है इंसानों को लेकर। बात समझ में आई, यानी मानवों को लेकर। बात एकदम क्लियर, अच्छे से क्लियर हुई। ठीक है, तो अब क्या है, अब है जो हमारे देश में आज भी चली आ रही है वर्ण व्यवस्था। क्या चीज, वर्ण व्यवस्था। नंबर 2 बात क्या है कि वर्ण व्यवस्था के दायरे में कौन कौन आते थे और उससे परे यानी उससे हटकर कौन कौन लोग थे। चलिएगा, तो संभवतः आप कौन सी टर्म को जानते हैं, संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे। भाई जाति का मीनिंग क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे से आज वर्ण व्यवस्था और जाति समझाऊंगा, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। तो संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख
किया गया है। ठीक है, यहां से पहले मैं साफ कर देता हूं और आज आपको मैं बताता हूं बेटा कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। ठीक, आगे अच्छे से पढ़ते हैं इसमें, है ना। आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि सर जी ये वर्ण व्यवस्था समझ में नहीं आती है। चलिए आज मैं आपको वर्ण व्यवस्था समझा देता हूं। देखिए बात क्या है, अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, अर्थात भाई जो जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें भाई जो वर्ण व्यवस्था है वो कितने प्रकार की है, इसमें 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है। ठीक है, नंबर 1 क्या है बेटा, तो समझ लीजिएगा, नंबर 1 को बोलते हैं हम ब्राह्मण। ठीक, नंबर 2 क्या है बेटा, जल्दी से बताइएगा मुझे भाई, जल्दी से बताइएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यही है ना चारों। अच्छा जी, बात क्या है, किस तरीके से है, क्या है, देखिए पहली बात तो यह है कि इस व्यवस्था के अंदर कोई भी जाति व्यवस्था नहीं है, अर्थात इस व्यवस्था के अंदर सिर्फ क्या है, ये 4 प्रकार के लोग हैं, अर्थात 4 प्रकार के इंसान हैं। कैसे, जो आदमी, अर्थात जो आदमी पढ़ना जानता है, पढ़ाना जानता है, जिसके पास ज्ञान है, उसको किस श्रेणी में रखा गया, उसको रखा गया ब्राह्मणीय श्रेणी में। अर्थ ये याद रखिएगा, फिर से जाति से इस वर्ण व्यवस्था का कोई दूर दूर तक कहीं भी कोई संबंध नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से सर जी संबंध नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हो और हम लोग क्या समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अगर मैं बात करूं रामायण की, तो रामायण के रचयिता एक, जैसे आज जो हमारे पास रामायण है उसके रचयिता कौन है, जैसे तुलसीदास जी को नाम से जाना जाता है, लेकिन जो एक्चुअल अगर हम बताएं कि भाई रामायण का रचयिता कौन था, अर्थात रामायण किसके द्वारा लिखी गई, तो उसका नाम आता है किसका भाई, महर्षि वाल्मीकि का। अर्थात अगर आज हम बात करें कि वाल्मीकि कौन है, तो SC ST अर्थात हम शूद्रों में इनको कंसीडर करते हैं। लेकिन फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो इंसान पढ़ सकता है, लिख सकता है, जिसके पास ज्ञान है, जो ज्ञान को बांट रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है ब्राह्मण। ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, अर्थात ऐसा कहा जाता है। बात समझ में आई, जाति की बात नहीं कर रहा हूं। नंबर दूसरी क्या है, क्षत्रिय। क्षत्रियों का मतलब क्या होता है, जिनके भुजाओं में ताकत होती है, अर्थात जिनके हाथों में ताकत होती है, जो लोग रूल करते हैं, अर्थात जो लोग शासक होते हैं, उन्हीं को क्या कहा गया है, क्षत्रिय। इसका कोई मतलब जाति से नहीं है कि राजपूत ही राजा हो सकते हैं या शूद्र राजा नहीं हो सकता। अगर शूद्र राजा है तो वो किस में कंसीडर होगा, वो कंसीडर होगा बेटा आपका क्षत्रिय में। फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्त मौर्य। बात समझ में आई, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलिएगा आगे बात करते हैं वैश्य। वैश्य का मतलब क्या होता है, जो दुनिया का पेट भरता हो, अर्थात व्यापार करने वाला, अर्थात व्यापार करने वाला, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी है, क्या कर रहा है, व्यापार ही तो कर रहा है, पेट ही तो भर रहा है, ना कि जो आजकल हमारे पास एक वैश्य जाति बना दी गई है, जिसे हम आमतौर पर बनिया कहते हैं, है ना, समझ रहे हो, वो आप इसको कंसीडर मत करना जैसे कि वैश्य में। ठीक, अब बात क्या है कि शूद्र। शूद्र का मतलब क्या होता है, शूद्र का मतलब होता है कि जो आदमी भाई जो सफाई का कार्य करे, ठीक है, जो सफाई का कार्य करे, जो रास्ते को साफ करे, या फिर जो एक जिस तरीके से आप कह लीजिए कि इन तीनों, अर्थात इन तीनों की सेवा, ठीक है, इन तीनों की सेवा करने वाले को क्या कहा गया, शूद्र कहा गया। इससे जाति का कोई भी संबंध नहीं है। बात एकदम क्लियर हुई है ना, मजा आ गया ना। आज तक आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में इस तरीके से डेफिनेशन नहीं जानी होगी। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। दोबारा से, ब्राह्मण दो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय जिसकी भुजाओं में ताकत हो, वैश्य जो पेट भरता हो, शूद्र जो साफ सफाई के काम करने वाले हो। ठीक, बात समझ में आई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, एक दैवीय व्यवस्था, अर्थात एक भाई जो डिवाइन, यानी हम तो देवताओं के थ्रू आए हैं, अर्थात हमें तो देवताओं ने यहां पर उतारा है। ये कौन सी व्यवस्था थी, देखिएगा, जगत के सभी तत्व जिनमें 4 वर्ण शामिल हैं, जिनमें क्या, तो 4 वर्ण शामिल हैं। नंबर 1 ब्रह्मा, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। किसके शरीर से, तो ब्रह्मा जी के शरीर से ही। जैसे कि फिर आप फिर समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी के शरीर से कौन कौन निकले, तो ब्रह्मा जी के शरीर से ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये चारों निकले थे, जिनमें क्या है कि 4 वर्ण शामिल हैं। ब्राह्मण, उसका मुंह यानी ब्रह्मा का मुख को क्या बोला गया है? ब्राह्मण बोला गया है। अब और समझ लेना अच्छे से, उसकी भुजाओं को अर्थात ब्रह्मा की भुजाओं को क्या बोला गया है? क्षत्रिय बोला गया है। समझ में आई? अच्छा जी। वैश्य, उसकी जंघा को, अर्थात मेरी फिर दोबारा से बात समझिएगा कि यहां तक प्रत्येक आदमी, दुनिया का प्रत्येक इंसान गर्दन तक क्या है बेटा? गर्दन तक है ब्राह्मण। अर्थात कि जो हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है, जिससे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, भाई माइंड से ही तो ज्ञान ग्रहण किया जाता है कि नहीं किया जाता? बिल्कुल, हाँ। तो यहां तक कौन हो गया? यहां तक ब्राह्मण हो गए। अब यहां से चेस्ट से लेकर और जो भुजाएं हैं, इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है क्षत्रिय। ठीक है, तो उसकी भुजाओं से क्षत्रिय और वैश्य उसकी जंघा से, अर्थात जो पेट से नीचे तक, जंघा तक यानी जांग तक जो बॉडी का पार्ट है, उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया है क्या बेटा? तो वैश्य। अच्छा, और पैर से क्या बनाया गया है? तो पैर से बनाया गया है शूद्र को, ऐसा कहा जाता है। किसके अंदर? तो वर्ण व्यवस्था के अंदर। एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, कैसे भी आ जाना और कहीं से भी आ जाना। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, जब आपको यहां से मैं कनेक्ट कर पाऊंगा कि उसकी भुजाओं से क्या है बेटा? क्षत्रिय बना है। क्या बना है? क्षत्रिय बना है। अब हम पढ़ते हैं अक्षत्रिय राजा, यानी जो लोग इस श्रेणी में नहीं आते थे, अर्थात क्षत्रियों की श्रेणी में नहीं आते थे, फिर भी राजा थे, फिर भी क्षत्रिय थे, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति किससे हुई है? अन्य वर्णों से भी हुई है। मैंने आपको बताया ना चंद्रगुप्त मौर्य है, आपको बताया ना मैंने चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, देखिएगा, तो सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक नाम क्या है? नाम क्या है बेटा? नाम है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। याद रखिएगा, फिर से एक और क्वेश्चन यहीं से बन के आ गया। नंबर 1 के सातवाहन कुल का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन है? पहला क्वेश्चन आ गया, नाम क्या है? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। दूसरा क्वेश्चन इसी से बनकर क्या आने वाला है कि उस राजा का नाम बता दीजिए, अर्थात उस अक्षत्रिय राजा का नाम बता दीजिए जिसके द्वारा अपनी माता का नाम पहले लिया गया है। अर्थात जैसे अब तक मैंने क्या पढ़ाया आपको? अब तक मैंने पढ़ाया था पितृवंशता, अर्थात जो पिता से कनेक्ट कर रही थी चीजें, जो पिता के द्वारा दिए गए नाम थे। अब क्या हुआ? अब हो गया कि गौतमी पुत्र, अर्थात जो इसकी मां है, इसका नाम है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। जो श्री सतकर्णी है, यहां तक ये किंग का नाम है, और मां का नाम तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि मां का नाम आगे लगाने वाला कौन सा राजा हुआ है, कौन सा शासक हुआ है जिसका नाम है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं को सबसे अनूठा ब्राह्मण बताया। अर्थात अगर ये ब्राह्मण था तो इसका काम क्या था बेटा? इसका काम था शिक्षा देना। लेकिन अब क्या है ये? मैं आपको अक्षत्रिय राजा पढ़ा रहा हूं, अर्थात वो राजा जो क्षत्रिय नहीं थे। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएगा। एग्जामिनर चाहे बीवी से झगड़ा करके आए या ना आए, अब मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन मेरे फंसेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना, एक भी छोड़ूंगा नहीं यहां से भी। और साथ ही इसने अपने आप को क्या बताया है कि क्षत्रिय के दर्प का हनन करने वाला इसने अपने आप को बताया है। ठीक है, दबा के शेयर हो जानी चाहिए क्लास। कल मिलूंगा, 2 पार्ट और हैं इसके। लगभग हम प्रत्येक जो चैप्टर है वो 3 से 4 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ताकि आप 15 से 20 मिनट का टाइम तो ऐसे निकाल सकें। ठीक है, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।